हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने राजपाल सिंह बुक की जो भाषाएं बोली का चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस पर देखने में को मिलेंगे। जिस किसी ने भी उस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टेड क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सभी एग्जाम में बन सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हों तो आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजपाल सिंह। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करें। अगर आपको सीरीज़ को अच्छी लग रही हो तो आपके जो भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सभी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक को शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, और वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आइए, तो आज हम हिंदी वर्णमाला राजपाल सिंह बुक की जो सीरीज़ है तो इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 हिंदी वर्णमाला का कंप्लीट कर दिया है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हिंदी वर्णमाला से आपके बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करें ताकि आपको यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हौ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए दोस्तों, हौ का जो उच्चारण स्थान होता है आपका, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। आपका हौ का उच्चारण स्थान होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन जो आते हैं आपके, वो आपके यौ, लौ, व जो है इसमें अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें यौ, र, लौ, व जो आपके अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण होते हैं? तो देखिए दोस्तों, कौन से वर्ग हैं जिनके व्यंजन जो हैं आपके सभी अल्पप्राण में आते हैं? तो ये आते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, क, च, त जो आपके अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। होठों की आवृत्ति, देखिए दोस्तों, जो होंठ होते हैं आपके, इनके आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है? तो देखिए दोस्तों, होठों की आवृत्ति पर जैसे आप कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, तो इनके बोलने के आधार पर आपको गोल आवाज़ निकलती है तो वो वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे ओ, ऊ जो आपके, इनको बोल के देखिए तो आपका मुंह एकदम गोल बन जाएगा, तो ये वृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। तो इसमें से पूछा गया है अवृत्तमुखी, जिसमें से आपका मुंह का गोल नहीं बन रहा है, तो ई जो है आपका ये अवृत्तमुखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, जिना मतलब होता है आपका जीभ। जीभ के आधार पर आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिना के आधार पर आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं आपका अग्र, मध्य और पाश्चर्य स्वर जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिना के आधार पर आपके 3 स्वर होते हैं। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में आपकी ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में ध्वनि आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जो आपकी होती है स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए दोस्तों, मात्रा के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं तो ये आप बता सकते हैं कमेंट में। तो मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्वर कौन से 3 मात्रा के आधार पर होते हैं। तो आपका ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुप्त स्वर। मात्रा के आधार पर आपके 3 स्वर होते हैं। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर जो होते हैं मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम किसी वर्ण होते हैं वो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं तो उनको कहा जाता है आपका व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें कहा जाता है आपका स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्यंजन के उच्चारण में जो सहायक होते हैं तो वो स्वर कहलाते हैं। देखिए, ई, चौ, छ, जौ, झ, ण आदि का उच्चारण किस में होता है? तो देखिए दोस्तों, जो ई है, चौ, छ, जौ, झ, ण है, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मैंने आपको बताया थी KTM दा करके। तो आप इनको इनमें से ई को भी याद कर लें। तो तालव्य से आपके ई, चौ, छ, जौ, झ का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ई जो है आपका दीर्घ स्वर है। तो देखिए उसमें नोट दिया गया है, यहाँ ए, आई को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए
और ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए और ए जो है आपके संयुक्त श्रेणी के स्वरों में आते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। तो ए आई जो आपके आते हैं संयुक्त स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये आप नोटिस कर सकते हैं, इन पॉइंट को आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ए आई जो आते हैं आपके संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके योर और लॉ वो, जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें से आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों, यो, रॉ, लॉ और वो, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 होती है, ठीक है। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से अल्पप्राण आपको बताना है। तो इसमें अल्पप्राण व्यंजन है आपका क, जो आपका अल्पप्राण व्यंजन है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, घोष वर्ण कौन सा है, मैं आपको इसके आगे वीडियो में आपको इन सभी को पढ़ाऊँगा कि घोष, अघोष, सघोष क्या होते हैं। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है आपका। घोष वर्ण की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से ओष्ठ वर्ण बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऊ जो आपका ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वर्ण तालिका है इसके अंतर्गत ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर कहलाते हैं आपके। ये आपके कहलाते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं डॉट डॉट, उसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूल ध्वनियों के लिए चिन्ह मान लिए गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो लिपि इनको कहा जाता है। प, फ, ब, भ, म व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, प, फ, भ, म जो व्यंजन आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं आपके। ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। प, फ, ब, भ, म। अब एक बार इनको बोल के देखें तो आपका मुंह जो है आपके सिर्फ होंठों से गोल आकृति की तरह का बनेगा। तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो दो व्यंजन होते हैं तो एक साथ मिलने पर इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका, डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण की बात करेंगे तो इसमें से अघोष वर्ण है आपका ऑप्शन नंबर बी, प जो है आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प, ठीक है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है आपका, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो आपका कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो इसमें पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर जो है आपका, देखिए दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आ जो आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के नीचे दिया गया है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है भ, जो आपका महाप्राण व्यंजन होता है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन आपके य, र, ल, व मैंने आपको बताए थे। तो इसमें से सी इसका राइट आंसर है। य जो आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष वर्ण आपको बताएंगे इसमें हम। तो सघोष वर्ण इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब जो आपका आता है सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह जो आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। ह आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा स्वर जो है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। ए जो आता है आपका कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो उनको बोलने में हमारे नाक से जो हवा निकलती है तो उनको कहा जाता है अनुनासिक स्वर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था योर और लॉ वो जो है आपके ये अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लॉ आपके अंतस्थ व्यंजन है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों, जो अनुस्वार है आपका, ये आपका कार्य करता है ऑप्शन नंबर ए, पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। ठीक है। निम्नलिखित में से पारस्परिक ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, पारस्परिक ध्वनि इसमें से पूछा गया है, तो इसमें से पारस्परिक ध्वनि है आपकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लॉ जो है आपका पारस्परिक ध्वनि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से आपको दंत्य बताना है, तो इसमें दंत्य ध्वनि नहीं है इसका, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चौ इसमें दंत्य नहीं है, ये आपके तालुब्य के अंतर्गत आता है चौ। ठीक है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो देखिए दोस्तों, तो जीव के आधार पर पश्च आता है, मध्य आता है और अग्र आता है, तो विपरीत स्वर जो है आपके ये जीव के आधार पर नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें से पूछा गया है संयुक्त स्वर नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऊ जो है आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन में आपको बता चुका हूँ, योर और वो जो आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये आपका शौत्र ज्ञ शौ जो आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सौ हौ जो आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसमें से अब बात करेंगे हिंदी वर्णमाला ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें ऊष्म व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर बी सौ हौ आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों, कुल अगर जहाँ पे कुल वर्ण लिपि की बात आए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 52 होंगे। मध्य स्वर कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य स्वर आपका कहलाता है औ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो औ जो आपका मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, आप एक बार औ बोल के देखिए तो आपका जोर जो होगा जीभ के जो बीच में आता है ना, वहाँ पे एक गहरा सा गड्ढा सा बनेगा, तो औ बोलने में आपको वहाँ पे प्रेशर बनता है, तो ये आपका औ जो है मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।